हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम सीडीपी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, शिक्षकों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। तो मानकीकृत शब्द जहाँ भी है तो वह निगेटिव वर्ड है, इसलिए क्या करना है, उसे कैंसिल कर देना है। तो ये भी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। बल्कि क्वेश्चन पूछने को तो बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बचता है, आपका ऑप्शन नंबर डी बचता है, जिसमें कि दिया गया है कि सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। आपकी जो एनईपी 2020 है, ठीक है, एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो क्या कहती है, उसका कहना है कि सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार यह है सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, ठीक है, मानकीकरण से लचीलापन की ओर जो है बदलाव का प्रस्ताव रखती है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है कि सीखना कि कैसे सीखना है, ठीक है, और मानकीकरण के बजाय लचीलापन की ओर जो है बदलाव का प्रस्ताव रखती है। मतलब जरूर लचीलापन का मतलब यह है कि बदलाव, ठीक है, ज़रूरत के साथ साथ जैसी भी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से बदलाव, ठीक है। तो यह हो जाएगा। आगे देखते हैं, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, हर बच्चे की, प्रत्येक बच्चे के लिए बोला गया है, ठीक है। ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए, ठीक है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना, ठीक है, और उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना, ठीक है, यह शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अधिगम, अर्थात अधिगम को क्या होना चाहिए, अधिगम को प्रयोगात्मक होना चाहिए, ठीक है, जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को स्वीकृत किया जाना चाहिए। प्रयोगात्मक हो, ठीक है, स्वयं करके सीखना और कला और खेल को स्वीकृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। तो यह भी नहीं है। आगे देखते हैं, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। फिर देखेंगे, पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो सजा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, ठीक है। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया किसने था, तो यह दिया था लेव वाइगोत्स्की जी ने। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो यह रूसी वैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। कौन, लेव वाइगोत्स्की। चलिए अब डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने तर्क किया है कि संस्कृति एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है। संस्कृति क्या करती है, सामाजिक संदर्भ को प्रदान करती है, जिसमें कि लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें कि लोग रहते हैं, बढ़ते हैं और उसके आसपास की दुनिया को समझते हैं, ठीक है। संस्कृति एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है, जिसमें लोग रहते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं उसी में और उसके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने सीखने और विकास को प्रक्रियाओं के रूप में समझाया है, ठीक है। सीखने और विकास को प्रक्रियाओं के रूप में समझाया है, जो वयस्कों और साथियों के साथ एक बच्चे की पारस्परिक क्रिया के दौरान होता है, ठीक है।
आगे देखेंगे, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने के सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है? अनुसरण द्वारा होता है, निष्क्रिय श्रवण के द्वारा होता है? तो अनुसरण के द्वारा तो होता तो जरूर है, लेकिन केवल अनुसरण के द्वारा होता है ऐसा नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। निष्क्रिय श्रवण के द्वारा है, ये बिल्कुल गलत है। अनुकूलन व पुनर्बलन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, अधिगम कर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा होता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की जी के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम कर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा जो है सीखना होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे, डिटेल में क्या दिया गया है। डिटेल में बताया गया है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम की समझ को एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में एक सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया है, ठीक है। उन्होंने सक्रिय प्रक्रिया में बताया है, जो कि पहले निष्क्रिय प्रक्रिया थी। आगे देखते हैं, क्योंकि संरचनावाद यह मानता है, संरचनावाद क्या मानता है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान और वातावरण के अंतःक्रिया के उत्तर में ज्ञान सक्रिय रूप से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। सक्रिय मतलब समेकित रूप से एक साथ मिला करके वर्तमान ज्ञान और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक ज्ञान का वितरण नहीं करता है, परंतु छात्रों को इसके निर्माण के लिए अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करता है, ठीक है। शिक्षक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि शिक्षक जो है ज्ञान का वितरण नहीं करता है, मतलब ज्ञान को बांटता नहीं है, परंतु छात्रों के ज्ञान के निर्माण के लिए अवसर देता है और उसे प्रोत्साहित करता है, किसे? छात्र को। आगे देखते हैं, ज्ञान एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता अपने स्वयं के अर्थ का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थी में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके? तो भय तो नहीं उत्पन्न करना है। तनाव उत्पन्न करके? यह भी तनाव उत्पन्न नहीं करना है, बल्कि उसे दूर करना है, ठीक है। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके? तो रट्टा बिल्कुल नहीं करवाना है। आगे देखते हैं, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, ठीक है। तो प्रोत्साहित करके अपने आप में एक अच्छा टैग वर्ड है और पॉजिटिव टाइप में पूरा सेंटेंस भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ही तो बचता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल्स थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स भी बताया गया है। डिटेल्स में दिया गया है कि एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना आवश्यक है, ठीक है। समस्या समाधान को जो भी है, समस्या का जो समाधान है उसको सुविधाजनक, ताकि सहजता से जो है उस समस्या का समाधान किया जा सके, तो सुविधाजनक बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा करने के लिए जो है एक शिक्षक को विद्यार्थी को चीज़ों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षक के रूप में विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सुगम बनाना चाहिए, ठीक है। किसी समस्या को हल करने का अर्थ समस्या उत्पन्न करने वाले स्रोतों को समाप्त करना है, और यह केवल समस्या के प्रत्येक संभावित मूल कारण का विश्लेषण करके और फिर समस्या के स्रोतों को समाप्त करके या फिर समस्या के स्रोतों पर नियमित जांच को लागू करके समाधान का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ताकि समस्या जो है नियंत्रण से बाहर ना हो, ठीक है। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो है एक समस्या को सुलझाने के लिए की जाती हैं। काफ़ी सिंपल शब्दों में दिया गया है।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि जब विद्यार्थी की भावना का अनुभव करते हैं, डैश की भावना का अनुभव करते हैं, तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तनाव, शर्म, हीनता या फिर संतुष्टि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये सभी निगेटिव हैं। यहाँ पर तनाव है, तनाव से सकारात्मकता नहीं आती, ना ही शर्म से सकारात्मकता आती है, ना ही हिंसा से, बल्कि संतुष्टि से जो है सकारात्मकता प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव कब पड़ता है? जब विद्यार्थी संतुष्ट होते हैं। ठीक है, संतुष्टि से तात्पर्य एक सुखद एहसास जो आपको तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा प्राप्त करते हैं जो आप चाहते थे, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते थे। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए, सुसाधित करना चाहिए, खारिज करना चाहिए या फिर दंडित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सुसाधित करना चाहिए। ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना है, उसके ज्ञान को, अनुभव को खारिज भी नहीं करना है, और ना ही इसके लिए उसे दंडित करना है, बल्कि उसे सुसाधित करना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डिटेल्स में। सहज ज्ञान चिंतन का अर्थ है अपनी पहली वृत्ति के साथ जाना और स्वचालित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लेना। ठीक है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी समस्या को हल किया जाता है, ठीक है, उस पर क्या करना है? स्वचालित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लेना। ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। आगे देखेंगे, इस प्रकार की सोच छात्रों के भिन्न तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर इस प्रकार की जो सोच होती है वह छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती हैं। फिर देखेंगे, शिक्षकों को कुछ अधूरे वाक्यों, कार्यों, स्थितियों की मदद से अधिगमकर्ताओं को सोचने और अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के अनुमान सही या गलत हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों के जो अनुमान होते हैं वे सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें तब भी में क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, शिक्षकों को गलत अनुमानों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केवल अनुमान लगाने से ही आप अधिगमकर्ताओं में सहज ज्ञान चिंतन विकसित कर सकते हैं। अतः अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने की को जो है सुसाधित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? बारंबार अभ्यास पर जोर दे करके, निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा, सक्रिय अनुकरण होता तो हो भी सकता है, भौतिक पुरस्कार देकर, तो केवल पुरस्कार ऐसा नहीं है, तो खोज व अन्वेषण के द्वारा। ठीक है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स देख लीजिए थोड़ा सा। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को खोज व अन्वेषण, अन्वेषण से मतलब यहाँ प्रयोग से है। ठीक है, खोज व अन्वेषण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि में छात्रों कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अन्वेषण आधारित शिक्षा एक सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण है। ठीक है, खोज करके या प्रयोग करके, जो भी आप कह सकते हैं, अन्वेषण से मतलब यही है यहाँ पर। आगे देखते हैं,
अन्वेषण आधारित शिक्षा एक सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण है जो बच्चों का जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है प्रकार्यात्मक आबद्धता, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक या फिर कलन विधि। तो कौन सी नहीं है? नहीं है नेगेटिव में पूछा गया है, तो प्रकार्यात्मक आबद्धता जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकार्यात्मक आबद्धता जो है समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। आगे देखते हैं, एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है और विभिन्न रणनीतियों में उसके साथ जो है अलग अलग कार्य योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक और कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत है। ठीक है, इन्हें याद रखना है। आगे देखते हैं, यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ले जाते हैं। ये सभी जो है पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या फिर सीखने निष्क्रिय रूप से होता है। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है या फिर परीक्षा केंद्रित होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, निष्क्रिय रूप से भी नहीं होगा, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा या छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित होता है और परीक्षा केंद्रित भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सीखना जो है, सीखने का स्वरूप जो है सामाजिक होता है। ठीक है, सभी एक साथ ही बैठ करके सीखते हैं। डिटेल्स में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रटकर सीखने, याद रखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब रटने की जो प्रवृत्ति है और रटने की या फिर दोहराने की जो अनुमति है यह नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी वर्ड से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है, छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें उनका जो है अपने चिंतन और अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करना और भी शामिल होता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ इसमें शामिल होता है। यह शिक्षार्थियों को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ का निर्माता और ज्ञान के निर्माता के रूप में देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या या फिर सक्रिय पाठ्यचर्या या फिर पाठ्यचर्या का मानकीकरण। तो पाठ्यचर्या का मानकीकरण जो है जिम्मेदार है विफलता का। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मानकीकरण वर्ड आए, ठीक है, तो ये एकदम से टैग वर्ड होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड है मानकीकरण अगर आया तो। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे इसमें। डिटेल्स में दिया गया है कि असफलता एक वांछित उद्देश्य को पूरा ना करने की अवस्था या स्थिति है। ठीक है, असफलता क्या है, किसी उद्देश्य को पूरा ना करने की अवस्था या स्थिति है, उसे ही क्या कहते हैं, असफलता कहते हैं। ठीक है, और इसे सफलता के विपरीत के रूपों में देखा जा सकता है। ठीक है, सफलता का अपोजिट क्या हो जाएगा, असफलता ही तो होता है। ठीक है, तो इसीलिए देखा जा सकता है। छात्रों की असफलता के कई संज्ञानात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक कारण भी है। ठीक है, कौन कौन से असफलता के कारण होते हैं, संज्ञानात्मक कारण होता है, शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, ये सभी कारण भी जो है होते हैं असफलता के। आगे देखेंगे, मानकीकृत पाठ्यचर्या का विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। ठीक है, यह भी जो अधिक सहायता प्रदान नहीं करती है। आगे देखते हैं, शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षा शास्त्र केंद्रित
दृष्टिकोण का उपयोग करें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सोशल साइंस वालों का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर शायद ऐड हो गया है पीडीएफ में। तो क्वेश्चन है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? तो ये इन्होंने किससे किया था? तो ये इन्होंने पेशावर और मथुरा, ठीक है, पेशावर और मथुरा केंद्रों से क्या किया था? शासन किया था। तो यही इसका आंसर है। आगे इसका डिटेल्स आप देख लीजिएगा यदि आपका सब्जेक्ट है तो, पेपर 2 वालों के लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंधन, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, या फिर समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं कि शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करना। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अर्थ है, मतलब है आपका समावेशन शब्द का। समावेशी शिक्षा का अर्थ है प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना। ठीक है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? तो प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना, जहाँ पर सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो या पढ़ने में अच्छा ना हो, चाहे वो सक्षम हो चाहे ना हो। ठीक है, मतलब विकलांग हो या फिर सामान्य हो, इन सभी की आवश्यकताओं को क्या करते हैं? ध्यान में रखा जाता है। आगे देखते हैं, इसका तात्पर्य है कि सभी शिक्षार्थी, युवा, सामान्य या विकलांग, सामान्य प्री स्कूल प्रावधानों और स्कूलों और सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्था तक पहुंचने के माध्यम से समर्थन सेवा के उपयुक्त तंत्र के साथ एक ही साथ सीखने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, पठन वैफल्य मुख्यतः किस में चुनौती से संबंधित है? तो यह किस में चुनौती से संबंधित है? सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, या फिर बोलने व सुनने दोनों में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने में। ठीक है, पठन वैफल्य, इसे ही डिसलेक्सिया भी कहते हैं, और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो बच्चा है बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का जो है सामना करता है। आगे देखेंगे, जब उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे शब्दों की सही वर्तनी नहीं कर पाते हैं और उन्हें सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ होते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ने में और लिखने दोनों में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसमें? डिसलेक्सिया में। अतः इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पठन वैफल्य मुख्यतः पढ़ने की चुनौती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन नहीं है ना, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखेंगे। उपयुक्त समायोजन और मानकीकृत निर्देश। तो मानकीकृत बताया था अभी मैंने और भी क्वेश्चन में। ठीक है, कि नेगेटिव टैग वर्ड है ये, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिटेल्स में देखिएगा, यहाँ पर समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। एक समावेशी कक्षा में एक विविध पृष्ठभूमि, विविध कौशल, विविध क्षमताओं और चुनौतियों वाले छात्रों को
एक ही कक्षा में जो है रखा जाता है, मतलब साथ में बैठाया जाता है विभिन्न क्षमता योग्यता वाले बच्चों को। और सकारात्मक अधिगम सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन एवं उपयुक्त समायोजन समावेशी कक्षाओं की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी समावेशी शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो आपका ये मानकीकृत निर्देश है यह नहीं आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अभी इसके और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम धीरे धीरे करके रोज कर ही रहे हैं। और पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर जो है ये सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाती हैं आपको।